बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में मैंने केसेस बताए थे कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो कहे कि वायर को कट कर दिया, तो वायर को कट करके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जब वायर को काटेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ लेंथ का इफेक्ट लेंगे। तो हमने रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये रो जो है रेजिस्टिविटी जो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, लेंथ पे, साइज पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ऑलराइट, तो अगर इसको कट करके दो इक्वल पार्ट में कर दे तो एरिया क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो लेंथ आधी हो जाएगी एक पार्ट की, तो आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। अगर इस वायर के 4 इक्वल पार्ट कर दे तो एक पार्ट की लेंथ कितनी बची, L/4। तो कट करके, ठीक है, कट किया तो क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा वायर को काटने पर, ठीक है। लेंथ एक पोर्शन की 4 इक्वल पार्ट किए, L/4, तो L/4 तो एक पोर्शन का रेजिस्टेंस R/4 होगा। लेकिन अगर वो कह दे कि वायर को फोल्ड कर दिया या कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करके सच दैट इसकी लेंथ जो है जब कंप्रेस किया तो लेंथ हाफ रह गई, तो जब वायर छोटा होगा कंप्रेस करने पे, ठीक है, जब वायर छोटा होगा, ठीक है, L/2 रह गई लेंथ, तो कंप्रेस कर रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, तो एरिया में भी चेंज आएगा। या स्ट्रेच कर दे तो स्ट्रेच करोगे तो वायर पतला होगा, तो वायर की लंबाई बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो कंप्रेस या स्ट्रेच करने पे लेंथ में चेंज आ रहा है तो एरिया में चेंज आएगा, और अगर एरिया में चेंज दिया हुआ है तो लेंथ में चेंज आएगा कंप्रेस या स्ट्रेच करने पे। तो एक क्वेश्चन ये है, जैसे क्वेश्चन क्या है कि अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड कर दिया सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल द ओरिजिनल लेंथ। तो जो पुरानी लेंथ थी 10 ओम का वायर रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको स्ट्रेच करा वायर को तो लेंथ डबल हो गई, नया रेजिस्टेंस बताना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर वायर की लंबाई को n टाइम्स कर दे, यहाँ n कितना है, डबल, तो यहाँ L डैश जो है वो कितना है, n है, 2L है, तो n कितना है यहाँ 2। तो मैंने क्या बताया था, अगर डबल कर दे तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो n² टाइम बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था वॉल्यूम कंजर्वेशन से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस n² टाइम हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ क्वेश्चन में है कितनी है, तो नए रेजिस्टेंस का क्या होगा, n², n की जगह 2 डाल दो, और r ओल्ड कितना है, 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो 10 ओम यहाँ डालोगे तो 4 × 10 यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। लेंथ अगर डबल होगी तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो R डैश जो है वो कितना होगा, 40 ओम, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 40 ओम हो गया। ये तो डायरेक्ट करने के लिए है कि आप जो है इसको यहाँ से ये ऐसा कर सकते हैं, अगर लेंथ स्ट्रेच करने पे या कंप्रेस करने पे लेंथ n टाइम्स चेंज कर रही है तो रेजिस्टेंस n² टाइम चेंज करेगा, ठीक है, n² टाइम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्लियर। लेकिन दिखाना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन यहाँ कैसे पहुंचे हो इस फार्मूले तक, बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आता है तो डायरेक्ट इससे कर सकते हो, इस वो फार्मूला लगा सकते हो। ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो यहाँ तक कैसे पहुँचे करके दिखाना होगा। तो करके दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्ट लेने के लिए वही जो मैंने बताया था कि ये वायर है, ये आपका वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, तो R इज इक्वल टू कितना है, रो L अपॉन A है रेजिस्टेंस। ये कितना दिया हुआ आपको, ये वैल्यू आपको 10 ओम दी हुई, ठीक है। नाउ वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो वायर को स्ट्रेच करा, और स्ट्रेच करने पे क्या हुआ कि इसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई, तो जब लेंथ डबल हो गई तो ये हो गई डबल, तो ए वायर पतला होगा, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया मान लो A डैश रह गया, तो लेंथ डबल होगी तो एरिया आधा हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या करोगे, फाइनल वॉल्यूम को किससे इक्वेट करा दोगे, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो यहाँ फाइनल कितना है वॉल्यूम वायर का, L डैश इंटू A डैश, तो L डैश इंटू A डैश इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम LA या AL, L डैश रख दो, L डैश कितना हो गया, 2L हो गया, इंटू LA, L से L कैंसिल, तो A डैश कितना हो गया, हाफ हो गया। तो लेंथ अगर 2 गुना बढ़ेगी, लेंथ अगर
टू टाइम्स बढ़ेगी तो एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर लेंथ हाफ होगी, लेंथ अगर यहाँ हाफ हो गई तो एरिया डबल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ अगर हाफ होगी तो एरिया डबल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे तो न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस जो है, अगर आपने न्यू रेजिस्टेंस निकालना है तो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा, यह एरिया का इफेक्ट निकाल लिया आपने, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश रख दो यहाँ से उठा के, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 रो इंटू 12 अपॉन ए बाई 2। तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 2 सा 4 इंटू रो एल अपॉन ए। ये रो एल अपॉन ए आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो आर इज इक्वल टू 4 इंटू 10, तो आर इज इक्वल टू जो है वो कितना आ गया, 40 ओम। ऐसे काम करके दिखा देना है आपने क्वेश्चन को ऐसे दिखा देना है। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देना है, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर वो ये कह दे, जैसे क्वेश्चन में आपके लिए बदल दूं इसमें, ठीक है, ध्यान से देख लें, क्वेश्चंस को समझ लें। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, तो लेंथ का इफेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से लेंथ में चेंज आने पे एरिया में कितना चेंज आएगा वो आपको पता लग जाएगा। एरिया में चेंज आएगा, फिर फार्मूला लगा दो। ठीक है, फार्मूला लगाने के बाद इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पुट कर दो, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूं, एरिया में चेंज लेके आऊं, अगर वायर को स्ट्रेच करेगा तो लेंथ बढ़ेगी, एरिया घटेगा। अगर वायर को कंप्रेस करेगा तो लेंथ घटेगी, एरिया बढ़ेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, a wire has a resistance of 16 ohm. It is compressed, compress किया such that, कंप्रेस करने पे क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, वायर मोटा हो जाएगा और लेंथ कम हो जाएगी। तो कंप्रेस करने पे यहाँ पे कुछ भी कह देगा कि सच दैट लेंथ बिकम्स हाफ या एरिया बिकम्स डबल। ठीक है, कुछ भी एक बात कहेगा, कोई भी एक बात। तो मान लो मैं एरिया पे चेंज ले लूं, कंप्रेस्ड सच दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आधा हो गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स डबल, क्योंकि वायर मोटा होगा। ठीक है, वायर को कंप्रेस कर रहे हैं तो वायर क्या होगा, वायर के थिक हो जाएगा कंप्रेस करने पे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करेंगे तो लेंथ क्या होगी, आधी हो जाएगी। कंप्रेस करने पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो रहा होगा तो लेंथ आधी हो रही होगी। ठीक है, अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा होगा तो लेंथ 1/3 रह जा रही होगी। ये आपको दिखाना होगा वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा के। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो जब वायर कंप्रेस हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, लेंथ घटेगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में बढ़ेगा, न्यूमरेटर में घटेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और जब स्ट्रेच करेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर हो गया बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप घर से मुझे करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे आपका है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, इफ, इसका स्टेटमेंट देखें, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर
इज केप्ट कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन से क्या मतलब है, यहां ब्रैकेट में मैं लिख दूं टेम्परेचर कॉमा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब वायर के ऊपर बाहर से किसी तरीके का अनड्यू कोई स्ट्रेन ना आए, जिसकी वजह से ना तो उसकी लेंथ में चेंज आए और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आए, उसका शेप और साइज चेंज ना करे। जैसे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहने का मतलब अगर कंडक्टर के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है और कंडक्टर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, या इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर ये कोई कंडक्टर है, ये मैंने यहाँ इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को शो किया है, ये आर रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का, और इस कंडक्टर के, ठीक है, टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर V है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है I, इसमें जो I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जाए तो करंट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रिपल कर दिया जाए तो करंट भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो V अपॉन आई, अगर V अपॉन आई करें तो V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करने के लिए आप क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। V अपॉन आई जो रेशियो है, V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर और I है करंट थ्रू द कंडक्टर। इसका रेशियो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इज इक्वल टू, इज कॉल्ड, या दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा था अभी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, R से, ऑफ कंडक्टर। ये कांस्टेंट वैल्यू जो है किसके इक्वल होती है, हैं, ये जो कांस्टेंट है ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। यानी V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या, R, या V इज इक्वल टू जो है, V इज इक्वल टू क्या, IR या RI, ठीक है। ये आपका ओम्स लॉ है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हमारे पास एक और फार्मूला मिला। एक तो फिज़िकल जो इसका साइज़ है कंडक्टर का, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रजिस्टिविटी, उससे हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A लगाकर। और दूसरा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपॉन आई लगाकर, ठीक है। अगर हमें कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और उसके थ्रू करंट पता हो तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेज़र करता है, वोल्टमीटर। इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दिया मैंने, ठीक है। वोल्टमीटर की रीडिंग अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। और करंट को कौन मेज़र करता है, अमीटर। अमीटर को सीरीज़ में लगा दिया, ठीक है। अमीटर की रीडिंग जो होगी वो करंट दे देगी, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा, ठीक है। दोनों रीडिंग आपके पास होंगी, उन दोनों रेशियो से V अपॉन आई करके आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये आपका जो है ओम्स लॉ है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ खींचें V और I के बीच में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ग्राफ बिटवीन
करंट एंड वोल्टेज जो है यहाँ पे क्या होता है, अगर करंट के और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ग्राफ बिटवीन आई एंड वी फॉर ओहमिक कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स किसे कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स या ओहमिक रजिस्टर्स उसे कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओहमिक कहलाते हैं। तो ओहमिक रेजिस्टेंसेस के लिए या ओहमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ जो है करंट और वोल्टेज के बीच में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो फॉर ओहमिक कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर किसे कहते हैं, विच ओबेज ओम्स लॉ। फॉर, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा, यहाँ लिखूँ फॉर ओहमिक कंडक्टर्स, फॉर ओहमिक कंडक्टर्स ग्राफ, IV ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। IV मतलब करंट वोल्टेज, I-V, ठीक है। IV ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ग्राफ कर्व हो गया, अगर किसी मटेरियल के लिए ग्राफ, IV ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर किसी मटेरियल के लिए ग्राफ कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है बट ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो वो कंडक्टर्स, वो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, ऑल मेटल्स। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस ओम्स लॉ का हमारा यहाँ अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में इस ओम्स लॉ का हम यूज़ कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रजिस्टर्स, ठीक है। ओहमिक रजिस्टर्स किसे कहते हैं, लिखा हुआ मैंने आपके लिए कि ओहमिक रजिस्टर्स ऐसे कंडक्टर्स विच ओबेज ओम्स लॉ, ठीक है, आर कॉल्ड ओहमिक रजिस्टर्स, या लीनियर रेजिस्टेंसेस भी कहते हैं इनको, ठीक है। ओहमिक रजिस्टर या लीनियर रेजिस्टेंसेस मीन्स वो मटेरियल्स, वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। क्या है एक्स का एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर रेंज में ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। निक्रोम ओम्स लॉ को फॉलो करता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। इन मटेरियल्स के लिए, ओहमिक रजिस्टर्स के लिए IV करंट और वोल्टेज अगर ग्राफ हम खींचेंगे तो वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ के स्लोप से हमें रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उनका वेरी नहीं कर रहा होता है सर्किट में, कांस्टेंट वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओहमिक कंडक्टर्स के लिए। क्लियर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अगर हमें यहाँ पे अगर ये IV ग्राफ दिया हुआ है, IV ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा हमें वो क्या देगा, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा V जो होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ। यहाँ पे अगर करंट प्लॉट किया गया, यहाँ पे वोल्टेज प्लॉट किया गया, देखें ध्यान से, IV ग्राफ का जो हमें स्लोप होगा वो क्या देगा हमें, स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। स्लोप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ यहाँ ये जो एंगल बना रही है, इस एंगल का tan थीटा स्लोप कहलाता है। इस एंगल का जो tan थीटा यहाँ, इस एंगल का जो tan थीटा है वो स्लोप है। इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है यहाँ,
टेन थीटा की वैल्यू है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे एम्पियर में है करंट, यहाँ पे वोल्ट में है वोल्टेज, और ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है 10-30 डिग्री, और 10-30 डिग्री कितना होगा 1/√3। तो स्लोप हमें क्या देगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी देगा। स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी क्या है 1/r है, ठीक है, क्योंकि v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या r इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और ये क्या है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। स्लोप क्या चीज़ होती है, कैसे पहचानेंगे इस बात को, कैसे पहचानेंगे बच्चों की, ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिल रहा है, वाई एक्सिस पे जो प्लॉट किया गया हो उसको उठाओ और डिवाइड कर दो जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी प्लॉट की गई है उससे। वाई एक्सिस पे प्लॉट की गई है करंट, एक्स एक्सिस पे प्लॉट की गया है वोल्टेज, तो करंट अपॉन वोल्टेज करो, तो करंट अपॉन वोल्टेज जो चीज़ है वो स्लोप देगा। करंट अपॉन वोल्टेज क्या चीज़ है, क्या चीज़ है करंट अपॉन वोल्टेज, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो करंट अपॉन वोल्टेज क्या चीज़ है यहाँ 1/r है, ठीक है। तो स्लोप जो होगा हमें यहाँ क्या देगा 1/r देगा, ठीक है। तो ये स्लोप है, एक्चुअली ये स्लोप है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना होगा हमने तो वो क्या होगा हमारा है, ये स्लोप है ना डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई स्लोप है, तो 1/r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 1/ स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। अगर करंट और वोल्टेज में ग्राफ दिया हुआ हो आपको, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें, अगर करंट और वोल्टेज में ग्राफ दिया हुआ हो, उस ग्राफ से अगर आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे करंट प्लॉट की गई है तो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा 1/ स्लोप, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका 1/ स्लोप। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, ग्राफ अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लो सपोज अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, अगर आपको ग्राफ ये दिया हुआ, ग्राफ दिया है ऐसे कि यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज प्लॉट किया गया, ग्राफ को बहुत केयरफुली देखना है, देखो हैं यहाँ पे जो है आपको ग्राफ को बहुत केयरफुली देखना होगा कि वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हुआ है। ग्राफ के क्वेश्चंस को जब भी आपने करना है तो आपने हमेशा इस बात को ज़रूर केयरफुली देखना है कि वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हुआ है। अगर आपको वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है आपके लिए करंट, ठीक है, तो अब आपका जो ग्राफ होगा यहाँ, अब आपका जो स्लोप होगा यहाँ वो क्या देगा v अपॉन आई देगा। यहाँ पे जो स्लोप जो होगा वो क्या देगा आपको, मैंने क्या कहा था स्लोप किस चीज़ से पता लगता है, अगर ऐसा ग्राफ है तो इस एंगल का tan थीटा स्लोप है, इस एंगल का tan थीटा स्लोप है, ठीक है। तो अब अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो इस एंगल का tan थीटा आपने निकालना है, तो इस एंगल का tan थीटा क्या होगा, ठीक है, स्लोप होगा। और स्लोप क्या होगा, यहाँ वाई एक्सिस पे रखी हुई क्वांटिटी को उठाओ, उसका आगे डेल्टा लगा देना, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रखी हुई क्वांटिटी से डिवाइड कर दो डेल्टा आई, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। क्लियर। तो अगर आई और वी ग्राफ है, अगर आई और वी ग्राफ है, अगर मैं एक बार और प्लॉट कर दूं, अगर आई और वी ग्राफ है, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो स्लोप जो होगा यहाँ वो आपको आई अपॉन वी यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी देगा, यानी और आई अपॉन वी क्या होता है 1/r देगा, यानी r जो है इस ग्राफ से r जो है वो किस चीज़ से मिलेगा 1/ स्लोप से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे r किस चीज़ से मिलेगा, डायरेक्टली स्लोप निकाल के मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने थीटा निकाला है, यहाँ पे जो tan थीटा है वो रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल मान लो 30 डिग्री का है और ये एंगल भी यहाँ 30 डिग्री का है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, स्लोप यानी 10-30 डिग्री। अगर ये आपको एम्पियर में दिया हो करंट और ये आपको वोल्ट में दिया हो, ठीक है, और 10-30 डिग्री कितना 1/√3 ओम, ये जितना भी आए, और यहाँ पे अगर ये आपको वोल्ट में दिया हो और यहाँ पे ये आपको एम्पियर में दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस 1/ स्लोप, और स्लोप क्या होगा इस एंगल का tan थीटा 1/1030। स्लोप जो है
लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ऊपर को एंगल बना रही होती है उस एंगल का tan थीटा स्लोप होता है। तो tan 30, और जब tan 30 यहाँ पे डालोगे तो कितना हो जाएगा 1/1/√3। तो R इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से √3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस √3 ओम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1/√3 ओम है। यहाँ पे करंट प्लॉट किया गया, यहाँ वोल्टेज, यहाँ करंट। ठीक है, दोनों ग्राफ में आपने जो है डिफरेंस को देख के केयरफुली देखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया जा रहा है, ठीक है, कि वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया जा रहा है, करंट प्लॉट किया जा रहा है या वोल्टेज प्लॉट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखें हम यहाँ से, फिर नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस पे पहुँचेंगे। एक क्वेश्चन और देखें, जैसे सपोज बच्चों मान लो उसको उसने आपको ग्राफ ये दिया, उसने कहा कि यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है, और ये दो ग्राफ हैं। ये ग्राफ कंडक्टर ए के लिए है और ये ग्राफ कंडक्टर बी के लिए है, या पहले कंडक्टर के लिए और दूसरे कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आर ए, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर बी है। आपसे उसने क्वेश्चन पूछा स्टेट वेदर आर ए इज ग्रेटर देन आर बी और आर ए इज लेस देन आर बी और आर ए इज इक्वल टू आर बी। आपने बताना है इन दोनों कंडक्टर के रेजिस्टेंसेस में रिलेशन बताना है, चेक करना किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो यहाँ पे क्या है देखो, अब आपको सबसे पहले चेक करना होगा स्लोप। ठीक है, कि इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है मुझे। इस ग्राफ का स्लोप जो मुझे दे रहा है वो दे रहा है ये अपॉन ये वाई एक्सिस पर रखी हुई क्वांटिटी को उठाओ, क्या है वाई एक्सिस पर वोल्टेज, और उसको एक्स एक्सिस पर रखी हुई क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। एक्स एक्सिस पे क्या है करंट, तो V/I हमें क्या दे रहा है, करंट दे रहा है। सॉरी इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, V/I दे रहा है। और V/I क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, डेल्टा V/ΔI। यानी डेल्टा लगाया, यानी R जो है वो हमें किस चीज़ से पता लग रहा है, R जो है वो क्या है, स्लोप है। R जो है क्या है, स्लोप है। ठीक है, V/I इज द स्लोप, ये स्लोप देगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, और स्लोप क्या होता है, इस एंगल का tan थीटा। अब अगर आप इस वाले एंगल को देखो और इस वाले एंगल को देखोगे, अगर ये एंगल θ1 है तो ये कितना है, θ2 है। तो कौन सा एंगल बड़ा है, θ2 बड़ा है किससे, θ1 से। कंडक्टर बी का एंगल कंडक्टर ए के एंगल से बड़ा है, और जब थीटा बड़ा होगा तो थीटा अगर बड़ा होता है तो tan थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, तो tan θ2 ग्रेटर होगा tan θ1 से। इसका मतलब स्लोप ऑफ कंडक्टर बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कंडक्टर ए, यानी इसका मतलब बी का रेजिस्टेंस ए से ज़्यादा है। तो कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस कंडक्टर ए से ज़्यादा है। एक तरीका तो ये हो गया, ये अगर आपके स्लोप से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया समझ में तो एक तरीका और है। क्या है तरीका, कि अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो आप किसी एक चीज़ को फिक्स कर दो। मान लो आपने यहाँ से एक लाइन खींची, एल लाइन खींची, ये खींची आपने लाइन, तो आपने क्या फिक्स कर दिया, करंट। यहाँ पे करंट फिक्स कर दी, करंट की कोई वैल्यू है, मान लो यहाँ पे इस वैल्यू के लिए इस ग्राफ में वोल्टेज कम है और इस ग्राफ में ज़्यादा है। सेम करंट के लिए ये ग्राफ इस सेम पॉइंट पे करंट की वैल्यू के लिए ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो किसके लिए वोल्टेज ज़्यादा है, बी के लिए वोल्टेज ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, V/I। तो आपने इसको तो फिक्स कर दिया, दोनों ग्राफ के लिए आपके लिए करंट तो फिक्स हो गई। अब रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। अब वोल्टेज किसका ज़्यादा है, बोलो, सेम करंट की सेम वैल्यू पे बी का वोल्टेज ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब बी का रेजिस्टेंस जो है वो ए से ज़्यादा है, एक तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ग्राफ से, और एक तरीका ये है कि एग्जामिनर को स्लोप से भी समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर ग्राफ हमें
उल्टा ग्राफ दे दे, अगर हमें ऐसा ग्राफ दे दे, अगर हमें ये कह दे, अगर हमें कहे देखो यहाँ पे करंट प्लॉट कर दिया और यहाँ पे वोल्टेज दे दिया और यहाँ पे दो कंडक्टर्स के लिए ग्राफ है, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 में मैंने 1 2 मार्क कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछे कि बताइए साहब इनके रेजिस्टेंस में रिलेशन, एक ही दो अलग अलग कंडक्टर्स के लिए ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ, दीज आर द ग्राफ फॉर 2 डिफरेंट कंडक्टर्स, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। एक ही कंडक्टर के लिए भी ग्राफ हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडक्टर के लिए ग्राफ है, फिगर शोज, इसको मैं लिख दूं कंडक्टर 1, फिगर शोज ना लिख के इतनी लंबी कहानी, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ। तो रेजिस्टेंस बताने के लिए इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, यहाँ पे करंट आ गई, अब यहाँ पे वोल्टेज आ गया तो I/V देगा, और I/V क्या होता है बोलो, I/V क्या होता है, ये स्लोप होगा, ये स्लोप होगा। और I/V होता क्या है, अरे R = V/I, ओम्स लॉ अभी अभी हमने देखा, तो 1/R = क्या हो जाएगा, I/V हो जाएगा। तो I/V जो है 1/R है, तो स्लोप क्या है आपका, स्लोप जो है 1/R है। स्लोप जो है आपको इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, 1/R दे रहा है। इस ग्राफ का स्लोप जो है आपको, करंट यहाँ पे अगर प्लॉट हो जाए तो स्लोप क्या देगा आपको, 1/ रेजिस्टेंस देगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/ स्लोप। तो इसका मतलब कहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जहाँ स्लोप कम होगा। कहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जहाँ स्लोप कम होगा, ठीक है। अब स्लोप कहाँ कम है जरा देखें, अगर ये कंडक्टर 1 के लिए ग्राफ है θ1 और ये ग्राफ है ये एंगल है θ2, ठीक है। तो यहाँ पे θ1 जो है वो छोटा है किससे, θ2 से। तो जब थीटा एंगल छोटा होगा तो tan θ भी छोटा होगा, तो tan θ1 छोटा है किससे, tan θ2 से। इसका मतलब स्लोप ऑफ कंडक्टर 1 मीन्स कंडक्टर 1 इज लेस देन स्लोप ऑफ कंडक्टर 2, ठीक है। और जब स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसका मतलब R1 बड़ा है किससे, R2 से। R1 बड़ा है R2 से, तो कंडक्टर नीचे वाले का रेजिस्टेंस ऊपर वाले से ज़्यादा है, अगर यहाँ करंट और वोल्टेज में प्लॉट दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे होगा ग्राफ से, एक क्वेश्चन सेम कंडक्टर के लिए देगा दो अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक। तो सेम कंडक्टर के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे देगा। तो हमने क्या बताया था, अगर आपको याद करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था, मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में ये बताया था कि कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है मेटल्स के अंदर, तो वो मेटालिक आयन के साथ टकराता है, तो उसका जो नंबर ऑफ कोलिजन है विद मेटालिक आयन, ठीक है, जो रेट ऑफ कोलिजन है विद मेटालिक आयन, उस नंबर ऑफ कोलिजन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, और जो आयन से मेटालिक फिक्स मेटालिक है उनका वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो टेम्परेचर के बढ़ाने से मेटल के साथ मोर क्विकली कोलाइड करेगा, कोलिजन का संख्या बढ़ जाएगी, कम समय में ज़्यादा कोलिजन होंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएं। और जब कम समय में ज़्यादा कोलिजन होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ज़्यादा कोलिजन मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। याद रहे, अब आप मेरी बात, एक नोट याद रखें। क्या नोट है कि मैंने पहले भी लिखाया है, अब दोबारा फिर लिखा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी याद रखना ऑफ कंडक्टर increases on increasing temperature। अगर हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाएं एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस
कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ कर रहा होगा। टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि एक ही कंडक्टर के लिए ये ग्राफ है करंट और वोल्टेज में दो अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, ये टेम्परेचर T1 और ये टेम्परेचर T2। फिगर शोज, क्वेश्चन है फिगर शोज ग्राफ, IV ग्राफ, I माने करंट, V माने वोल्टेज, IV ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। देखो दो सिचुएशन समझो, पिछले जो ग्राफ थे वो दो अलग अलग कंडक्टर के लिए थे, ये ग्राफ एक ही कंडक्टर के लिए है दो अलग अलग टेम्परेचर पे, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर का अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर का अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी आप ध्यान दें, हमने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा है कि V/I जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है। V/I हमने ये पढ़ा है कि ये R होता है, ये R रेजिस्टेंस होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट में आया था कि इफ़ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, फिजिकल कंडीशन से मीन्स इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट, तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाती है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, चेंज कर जाए कंडक्टर का, तब V/I का रेशियो जो है कांस्टेंट वैल्यू कोई और कांस्टेंट वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस यानी चेंज कर जाएगा, ठीक है। इसलिए ओम्स लॉ जो वैलिड है वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। दूसरा अगर टेम्परेचर हुआ तो ग्राफ चेंज कर जाएगा। तो ये ग्राफ खींचा गया है टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे एक कंडक्टर के लिए ग्राफ खींचा गया है। स्टेट वेदर T1 इज ग्रेटर देन T2 और T1 इज लेस देन T2 और T1 बराबर T2। तो अब आपको ये जो ग्राफ, ये सब क्वेश्चन को हेल्प करेगा ऊपर वाला नोट कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा कब होगा? जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको करंट और वोल्टेज में ग्राफ दिया हुआ, और करंट और वोल्टेज ग्राफ के स्लोप से आपको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ? I, यहाँ पे दिया हुआ V। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? I/V देगा, I/V देगा। I/V क्या चीज़ है? आपका है स्लोप है, और I/V होता क्या है? 1/R होता है। तो आपको जो स्लोप होगा वो क्या देगा? 1/R देगा। तो R क्या चीज़ देगा आपको? 1/ स्लोप देगा। स्लोप आपको पता है किसका ज़्यादा है? ये ग्राफ 1 और ये ग्राफ 2। तो किसका स्लोप कहाँ? रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा? जब स्लोप कम होगा। स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। स्लोप किसका कम है? स्लोप ऑफ 1 इज लेस देन स्लोप ऑफ 2, ठीक है। 1 का स्लोप, ग्राफ 1 का स्लोप कम है, और जब स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसका मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और उसी सेम कंडक्टर का रेजिस्टेंस T2 टेम्परेचर पे कम है। T1 टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और T2 टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ये वाला टेम्परेचर, नीचे वाला टेम्परेचर और वाले टेम्परेचर से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ जाए और यहाँ पे करंट आ जाए, ठीक है, तो उल्टी हो जाएगी बात। यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे करंट हो, ठीक है, तब
क्या होगा, T1 इज लेस देन T2 अगर यहाँ वोल्टेज प्लॉट हो जाए तो। ठीक है बच्चों, ठीक है। नॉन ओहमिक रेजिस्टेंसेस देखें, क्या है नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स, द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, आर कॉल्ड नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स या नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल LED। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, आपके घरों में जो आजकल LED हैं वो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं। ठीक है, सोलर सेल, जंक्शन डायोड। ठीक है, ये जंक्शन डायोड आगे जाकर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर, ये भी आगे जाके क्लासेस में आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल, LED एग्जाम्पल के लिए याद कर लें, ये नॉन ओहमिक रजिस्टर्स हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जब इनके लिए करंट और वोल्टेज में आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना मिलके कर्व मिलेगा। ठीक है, और कर्व के स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसलिए अगर करंट और वोल्टेज में ग्राफ होगा और वो स्ट्रेट लाइन होगा तो उस ग्राफ, इसका मतलब रेजिस्टेंस, ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर ग्राफ कर्व है तो कर्व ग्राफ में हर एक पॉइंट पे स्लोप बदलता रहता है। हर एक वोल्टेज पे स्लोप की वैल्यू अलग होगी, इस वोल्टेज पे रेजिस्टेंस अलग होगा, इस वोल्टेज पे मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दी तो फिर मटेरियल कुछ और रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा। तो मटेरियल जो है अलग अलग वोल्टेज और अलग करंट की अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है। ओमिक कंडक्टर्स में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ चेंज होती रहे, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू में चेंज आने पर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे इन मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सच मटेरियल्स आर नॉट कांस्टेंट या इज़ नॉट कांस्टेंट, और IV ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, करंट और वोल्टेज ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेज हैं। अगली क्लास में हम यहाँ से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लियर, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना है घर से। बच्चों आपको ये 2 क्वेश्चन मुझे करके दिखाने हैं। क्वेश्चंस मैं रीड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm 1 मिलीमीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72 इंटू 10 की पावर 8 ओम इंटू मीटर। ठीक है, देखें मेटल है कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी किस ऑर्डर की है, 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर ऑर्डर की है। ये ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स है, 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी का टेबल दिया हुआ है मटेरियल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए एंड इंसुलेटर्स के लिए आपके NCERT में। उस टेबल से देखेंगे कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी में का ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वहाँ चेक करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। ठीक है, 10 की पावर 8 होगा, वहाँ -8 की जगह +8 होगा। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी शोज दैट कि इन मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता। ठीक, मेटल्स की रेजिस्टिविटी वेरी स्मॉल होती है, 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर के ऑर्डर की है। क्लियर, और जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं उनकी रेजिस्टिविटी मेटल से थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, 10 की पावर -5 ओम इंटू मीटर के ऑर्डर की होती है। तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेबल आप देखेंगे वहाँ पर NCERT में। क्लियर, आगे क्या है दूसरा क्वेश्चन, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, वायर की लेंथ दी हुई है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फाउंड टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करी 5 मीटर लंबाई के वायर से। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट है द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। फिर कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर, फिर 2 मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस निकालना है। थर्ड पार्ट कह रहा है द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इफ इट इज डबल ऑन इट सेल्फ। ठीक है, वायर को डबल कर दिया ऑन इट सेल्फ। ठीक है, और फिर रेजिस्टेंस फाइंड करना वायर का। ये 2 क्वेश्चंस आप करेंगे घर से।
ठीक है, मुझे करके दिखाएंगे। अगली क्लास में यहाँ से मिलेंगे, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप करके मुझे पोस्ट करेंगे। ओके देन, अगली क्लास में मिलते हैं।